नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइडेंट न्यूज़ पे, जहाँ पर हम लोग लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने पे कोई भी देश हो, अगर उस पर कोई मेजर आपदा आए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली देखने को मिलता है। इंडिया भी उससे नहीं बच पाता। हमारी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना चढ़ना, ये सभी चीज़ें इस ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इतना ही नहीं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो पॉलिसीज भी लाती है वो भी इस ग्लोबल इवेंट को ध्यान में रखते हुए ही लाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ इंडिया के ऊपर ही लागू है, दुनिया के किसी और देश के ऊपर लागू नहीं है। दुनिया के हर कंट्री के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन चीज़ों पर गौर तो करती है, लेकिन इसको डिटेल में एनालिसिस करके आपके सामने नहीं रखती। इसको एक इंडिविजुअल इंसिडेंट के रूप में ही लाती है। इससे क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट हमारे और आपके ऊपर कैसे पड़ेगा। इसलिए इस चैनल पे हम ऐसे ग्लोबल इंपॉर्टेंस वाले इवेंट्स को लेकर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वैसे तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, लेकिन अगर आपके पास समय की पाबंदी हो तो इसलिए आपकी आसानी के लिए इस वीडियो को हमने छोटे छोटे सेक्शन में बांटा है। तो आप चाहे तो किसी भी मनचाहा जगह से वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया और मालदीव रिलेशनशिप के बारे में। तो रिसेंटली सितंबर के महीने में मालदीव्स में इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, जहां पर एक नए प्रेसिडेंट का निर्वाचन हुआ है। तो इस नए प्रेसिडेंट के निर्वाचन से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में आगे जाके क्या होगा, नए जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो कैसे होंगे, उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो कैसी होंगी, जो प्रेसिडेंट हार गए वो कैसे थे, इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को डिटेल एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा मालदीव के लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, मालदीव साउथ एशिया में इंडियन ओशन में स्थित द्वीपों का एक समूह है, जहां पर लगभग 1190 के आसपास द्वीप है, जिनको टोटल मिला के जो एरिया वो कवर करते हैं वो है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इनमें से ज्यादातर जगह ही पानी और समुद्र है, और लैंड मास जो टोटल है, मतलब जहां पर ही असल में लोग बसते हैं, वो है 298 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और ये जो द्वीप है ये समुद्र तल से ज्यादा ऊपर नहीं है। एवरेज जो इनका ऊंचाई है समुद्र तल से 1.5 से लेकर 2-3 मीटर तक ही है। और ये जो टोटल जो द्वीपों का जो एवरेज जो एरिया है एक एक द्वीप का, वो भी 2 से लेकर 8 किलो स्क्वायर किलोमीटर तक ही है। और मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। तो दोस्तों, जैसे कि मालदीव के जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में हम थोड़ा जान गए हैं, तो अब चलते हैं मेन इशू की तरफ। इशू को शुरू करने से पहले 3 लोगों के बारे में जानने आपके लिए जरूरी है। एक है मालदीव के जो पुराने प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला यामीन, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव या फिर पीपीएम से बिलोंग करते थे। मालदीव के जो करेंट प्रेसिडेंट यानी जिन्होंने इलेक्शन हारा है, जिनका नाम था इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर एमडीपी से बिलोंग करते हैं। और इनको जो हराया है, मतलब करेंट जो प्रेसिडेंट आए हैं मालदीव का, उनका नाम है मोहम्मद मुइजू, जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब इन 3 लोगों के बारे में हमने आपको क्यों बताया वो थोड़ा आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सितंबर के महीने में 9 और 15 सितंबर को मालदीव में इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इस इलेक्शन में मेनली 2 कैंडिडेट थे। एक उनके प्रेसिडेंट, जिनका नाम था मोहम्मद इब्राहिम सोली, जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर एमडीपी से बिलोंग करते हैं। और दूसरा था उनका प्रतिद्वंदी या फिर उनका ओपोनेंट, जिनका नाम है मोहम्मद मुइजू, जो कि पीपल्स नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं या फिर पीएनसी। तो मोहम्मद मुइजू, जो कि पीएनसी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इलेक्शन में हरा दिया है किसको? मोहम्मद इब्राहिम सोली को। तो वोट जो हुआ था वो 2 फेज में हुआ था, 9 सितंबर को, 15 सितंबर को। 9 सितंबर को जो इलेक्शन हुआ था उसमें किसी भी पार्टी को, मतलब दोनों कैंडिडेट में से किसी भी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन 15 सितंबर को जो इलेक्शन हुआ था सेकेंड फेज में, उसमें मोहम्मद मुइजू को 54% वोट मिला है और मोहम्मद सोली को 46% वोट मिला। और ओवरऑल ऑलमोस्ट 18,000 वोटों से मोहम्मद मुइजू ने इब्राहिम सोली को हरा दिया है। तो इलेक्शन में जीतने के बाद मोहम्मद मुइजू का शपथ ग्रहण अनुष्ठान था 17 नवंबर, जिसके लिए उन्होंने हमारे पीएम मोदी जी को इनवाइट किया था। शपथ ग्रहण अनुष्ठान में हमारे पीएम जा नहीं पाए, उनके जगह पर हमारे मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस किरेन रिजिजू अटेंड किए थे। अब ये सुन के तो आपको और हमको लग ही सकता है कि ये तो अच्छा बात है, मालदीव में इलेक्शन हुआ है, उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमारे पीएम को बुलाया है शपथ ग्रहण अनुष्ठान में, तो इसमें दिक्कत का क्या बात है। लेकिन जो कहानी है वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो मोहम्मद मुइजू है ये एक प्रो चाइना कैंडिडेट है। और ये जब वोट के लिए प्रचार कर रहे थे तब ये एक इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे।
इनका कहना था कि अगर ये प्रेसिडेंट निर्वाचन होके आएंगे तो इनके देश में स्थित हमारे जो भी जवान है, मतलब जो इंडियन जवान है, इनको ये देश से बाहर निकाल देंगे। और ये अपने वचन पे खरे उतरे, क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण अनुष्ठान था 17 नवंबर को, उसके बाद ही, शपथ ग्रहण के बाद ही इन्होंने कहा है कि उनके देश से, मतलब मालदीव से, जो भी विदेशी जवान है उनको ये बाहर निकाल देंगे। और यही नहीं, शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने किरण रिजिजू जी से एक बैठक की, जहां पर इन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि उनके देश से इंडियन सोल्जर्स को विड्रॉ कर। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि आपको लगेगा कि मालदीव में एक नए प्रेसिडेंट का निर्वाचन हुआ है, इससे चाइना के क्या, इंडिया ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि प्रो चाइना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है। लेकिन असल में वैसा नहीं है। ये जो कैंडिडेट, मतलब मोहम्मद मुइज़ू का जो सिलेक्शन हुआ है, ये प्रो चाइना है, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं। दुनिया के जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वो भी एक ही चीज़ बोल रहा है कि ये जो इलेक्शन है, ये सिर्फ मालदीव में इब्राहिम सोली और मोहम्मद मुइज़ू का इलेक्शन नहीं है, ये इंडिया वर्सेस चाइना का इलेक्शन है। क्योंकि मोहम्मद सोली जो थे वो एक प्रो इंडिया थे, उनकी जो पॉलिसीज थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसीज थी। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू एक प्रो चाइना कैंडिडेट है। जैसे कि आप इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं कि ये जो हर जगह पर ही इसको इंडिया वर्सेस चाइना ऐसे ही दिखा रहा है। और इनका जो सिलेक्शन हुआ है, मतलब ये जो प्रेसिडेंट का निर्वाचन हुआ है, इसको भी एक चाइना की जीत ही कहा जा रहा है। अभी आपको ये भी लगेगा कि इंडिया आउट मूवमेंट क्या है और इंडियन सोल्जर्स मालदीव में कर भी क्या रहे हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि मोहम्मद मुइज़ू आखिर है क्या। 45 इयर्स के मोहम्मद मुइज़ू ब्रिटिश एडुकेटेड सिविल इंजीनियर है, जिन्होंने अपना बैचलर्स का डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है और उनका पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से किया है। वो एक कालीन मालदीव में हाउसिंग मिनिस्टर भी थे और करेंटली वो माले, यानी मालदीव की जो कैपिटल है, उनके मेयर थे। अभी आपको लगेगा कि एक मेयर कैसे कैंडिडेट हो गया, और क्या कोई कैंडिडेट नहीं था। असल में मोहम्मद मुइज़ू जो है एक प्रॉक्सी कैंडिडेट बताए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन में मेनली खड़े होने का बात था और ऑपोजिशन जो मेन जो ऑपोजिशन होने वाले थे वो थे अब्दुल्ला यामीन, मतलब मोहम्मद इब्राहिम सोली के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो। लेकिन वो इलेक्शन में क्यों खड़ा नहीं हो पाए? क्योंकि उनकी जो वो जब प्रेसिडेंट थे, मतलब 2013 से लेकर 2018 था, उनके टेन्योर में उन्होंने जो करप्शन किया था या फिर और जो उनके जो मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे कुछ केस में वो जेल में है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़। अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट के टाइम, यानी कि 2013 से लेकर 18 तक यामीन गवर्नमेंट में 2014 से हाउसिंग मिनिस्टर थे मोहम्मद मुइज़ू। और मोहम्मद मुइज़ू अब्दुल्ला यामीन के बहुत ही करीब है, इनको इनका प्रोडिजी भी कहा जाता है। वो जब हाउसिंग मिनिस्टर थे तब अब्दुल्ला यामीन तो प्रो चाइना थे ही, ये भी प्रो चाइना थे, क्योंकि तभी 2018 को चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मालदीव में ज्वाइन किया था। और इतना ही नहीं, ये हाउसिंग मिनिस्टर रहने के टाइम अब्दुल्ला यामीन गवर्नमेंट तो थी प्रो चाइना, ये भी चाइना के साथ मिलके बहुत सारे काम किए। जैसे कि इसी टाइम पे मालदीव चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था। इसी टाइम में चाइना ने 200 मिलियन खर्चा करके सिनामेले ब्रिज बनाया था मालदीव्स में, जो कि मालदीव्स की कैपिटल को मेन एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करती है। और इसी समय ही 2018 में मालदीव्स और चाइना के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था। लेकिन 2018 के सितंबर में इलेक्शन होता है और यामीन की गवर्नमेंट गिर जाती है। नए जो प्रेसिडेंट आते हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोली, वो प्रो इंडिया थे, उनकी जो पॉलिसीज थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसीज थी। इसके चलते वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं पाता। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ मालदीव या फिर पीपीएम, जो कि अब्दुल्ला यामीन का पार्टी है, और पीपल्स नेशनल कांग्रेस, जो कि मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी है, इन दोनों ने मिला के मोहम्मद मुइज़ू को कैंडिडेट निर्वाचन किया है। इसलिए इनको प्रॉक्सी कैंडिडेट का जगह मिला। अब मोहम्मद मुइज़ू इलेक्शन में जीतने के बाद अब्दुल्ला यामीन को जेल से निकाल के हाउस अरेस्ट में डालते हैं। अभी ये देखना है कि आगे चलते मोहम्मद मुइज़ू, जिसको प्रो चाइना कैंडिडेट कहा जाता है, ये अब प्रेसिडेंट होके आए हैं। पहले तो हाउसिंग मिनिस्टर थे,
अभी प्रेसिडेंट होने के बाद इनकी पॉलिसीज में क्या थोड़ा चेंजेस आते हैं, मतलब ये क्या चाइनीज को तो सपोर्ट करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, या फिर अभी क्या थोड़ा इंडिया के साथ भी चलना, या फिर इंडिया और चाइना के बीच एक बैलेंस बना के चलना पसंद करेंगे, ये सिर्फ समय ही बताए। अभी दोस्तों थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये इंडिया आउट मूवमेंट क्या है, मालदीव्स में इंडियन सोल्जर्स कर भी क्या रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मोहम्मद मुइज़ू जब इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे थे तब इनका एक कैंपेनिंग चल रहा था कि इंडिया आउट मूवमेंट। अभी इंडिया आउट मूवमेंट क्या है, देखिए, इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन बराबर से अच्छा है। देखिए, मालदीव जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर इंडियन ओशन में स्थित है। उसके आसपास के रूट ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज होता है और उधर समुद्र में पायरेट्स का भी बहुत खतरा बना रहता है। और मालदीव के लिए अकेले में इस सब को हैंडल करना थोड़ा दिक्कत का बात है। इसलिए इंडिया की जैसे हमेशा से पॉलिसीज है कि नेबर्स फर्स्ट, मतलब हम हमारे जो पड़ोसी है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, उनका हेल्प करना पसंद करते हैं। इसलिए इंडिया ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉनियर एयरक्राफ्ट दिया है। इसका मेन काम क्या है, मालदीव के आसपास जो समुंदर है उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे ना हो, या फिर उसको जितना चाहे रोकना, और जो पायरेट्स का खतरा हो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करना। और इंडियन सोल्जर जो है ऑलमोस्ट 72 के आसपास इंडियन सोल्जर्स है, इनका काम है इन जो हेलीकॉप्टर और डॉनियर एयरक्राफ्ट की देखभाल करना। और इनका जो खर्चा आता है मेंटेनेंस का, पेट्रोल का, वो खर्चा भी इंडिया खुद ही चलाता है। ऐसा नहीं कि मालदीव के पैसे से चला रहा है, उसका पैसा भी इंडिया खुद ही देता है। इंडियन सोल्जर जो मालदीव में तैनात है वो मालदीव की आर्मी को एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर वो मेंटेन करने में, ट्रेनिंग देने में हेल्प करती, बस और कुछ नहीं। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू इसी को मुद्दा बनाकर मालदीव की जनता के सामने ये रख रहे थे कि इंडिया मालदीव में अपना परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है। इंडिया चाहता है मालदीव में एक मिलिट्री बेस बना के वहाँ पर अपना सोल्जर्स हमेशा के लिए रखने के लिए। इससे मालदीव्स की जो सोवरेनिटी है उन पे ठेस पहुंचेगा। ये दिखाकर वो इंडिया को एक तरीके से विलन बनाकर मालदीव्स की जनता के सामने रख रहे थे। 2018 में अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये इंडिया आउट मूवमेंट चालू हुआ था, लेकिन 2018 के सितंबर महीने में इलेक्शन होता है और उसमें अब्दुल्ला यामीन हार जाते हैं, मोहम्मद इब्राहिम सोली जीत जाते हैं, इसलिए वो कैंपेन तब खारिज हो गया था। मोहम्मद इब्राहिम सोली जो थे वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसीज को फॉलो करते थे। अब जैसे मोहम्मद मुइज़ू इलेक्शन जीत के आए हैं, जीत के आने के बाद ये अभी फाइनली इंडियन सोल्जर्स को मालदीव से निकालने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और ऑफिशियली किरण रिजिजू जी से रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि इंडियन ट्रूप्स को एज सुन एज वो मालदीव से मतलब इंडिया मालदीव से विड्रॉ कर ले। अभी चाइना के लिए तो खुशी की बात है, बहुत दिनों के बाद चाइना को फिर से मालदीव में अपने जड़ें गड़ने का जगह मिल गया। तो दोस्तों, मालदीव जो है वो हमेशा से ही इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है वो ऑलवेज ही अच्छा था। अब्दुल्ला यामीनी एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिसके समय चलते इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में थोड़ा दरार देखने को मिलता है। उनके पहले जो भी मालदीव के प्रेसिडेंट आए थे उनके साथ मालदीव्स और उनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा था। अभी चाइना के साथ उनका इतना रिलेशन अच्छा क्यों है, मालदीव्स के साथ इंडिया का रिलेशन अब्दुल्ला यामीन के टाइम इतना खराब क्यों होता है? क्योंकि अब्दुल्ला यामीन जो है वो एक डिक्टेटर टाइप के लीडर थे। उनके टाइम पे 2018 में मालदीव्स में एक इमरजेंसी जारी किया गया था जिसके चलते बहुत सारे अपोजिशन को डिटेन किया गया था। अभी इंडिया से जो भी हेल्प मालदीव में जाता है उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप का जाता है। जैसे कि इंडिया अगर कोई हेल्प करता है तो कहता है कि आप अपने देश में ऑपोजिशन को जगह दीजिए, ऑपोजिशन को क्यों डिटेन कर रहे हैं, आप इसको देखिए, डेमोक्रेसी को बजाय रखिए, ऐसा कुछ। लेकिन चाइना से जो हेल्प आता है उसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आता है, क्योंकि वो उनके देश में भी तो वो एक टाइप का डिक्टेटरशिप ही चलाते हैं ना, इसलिए वो इन सब चीजों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया तो ऐसा नहीं करता है, इसलिए इंडिया के साथ अब्दुल्ला यामीन का सरकार का उतना रिलेशन अच्छा नहीं था। अभी जो इलेक्शन था ये चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो मोहम्मद मुइज़ू की गवर्नमेंट अगर आती है तो चाइना के लिए वो अच्छी बात है। लेकिन अगर सोली की गवर्नमेंट आती है तो वो तो इंडिया के साथ चलना पसंद करते हैं, वो चाइना के साथ नहीं चलना चाहते हैं।
अभी इसलिए वो चाहते, चाइना भी चाहता था कि मोहम्मद मुइज़ जीते। अब मोहम्मद मुइज़ के साथ तो चाइना का रिलेशनशिप अच्छा है ही। वो जब हाउसिंग मिनिस्टर थे तभी मालदीव्स में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाला था। तभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चाइना ने 200 मिलियन खर्चा करके सीना में ब्रिज बनाया था। अब ये सब चीज़ को अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट जो है एक डेवलपमेंट के रूप में दिखाना चाहती है, लेकिन मालदीव्स की जो अपोजिशन है वो इस चीज़ को अब्दुल्ला यामीन गवर्नमेंट का एक करप्शन के रूप में ही दिखाती है। उनका कहना है कि ऐसे करके ऐसे जो डेवलप बीआरओ के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जैसे सीना मिले ब्रिज या फिर और भी जरा जो सब पोर्ट वगैरह बनने वाले हैं, इसके चलते मालदीव भी धीरे धीरे श्रीलंका की तरह चाइना के कर्ज के नीचे दब रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि श्रीलंका की तरह मालदीव्स के पास भी रिटर्न देने के लिए पैसा नहीं होगा, तब उनके देश में भी इमरजेंसी लागू हो जाएगा। तब धीरे धीरे चाइना श्रीलंका की तरह मालदीव्स की पोर्ट या फिर जमीन पे कब्जा करने वाला है। और ये सब सुन के आपको और मुझे लग सकता है कि चाइना कर्जे में दो या फिर कैसे भी हो मालदीव में इतना डेवलपमेंट के काम कर रहा है, लेकिन हाँ इंडिया क्यों नहीं कुछ कर रहा है, इंडिया भी तो कुछ डेवलपमेंट काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, इंडिया भी मालदीव में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर चुका है और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहा है, लेकिन इंडिया ये सब इतना पब्लिसाइज करके नहीं करता। इंडिया का जो काम है, इंडिया हेल्प करना चाहता है, हेल्प करता है, उतना दिखाता नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडिया ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉनियर एयरक्राफ्ट दिया है। इसके अलावा भी इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मालदीव में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ कुछ के लिए जो डील साइन हुआ है और कुछ कुछ में काम अभी चल रहा है। इसके अलावा डिफेंस में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया और मालदीव जो है कोलाबोरेट करके कर रहे हैं। एक इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप एक एक करके मैं आपको बोल रहा हूँ। जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने मई 2023 को मालदीव विजिट के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीट करके एमएनडीएफ कोस्ट गार्ड एकता हार्बर का सूचना किया है। ये जब हार्बर बन कंप्लीट हो जाएगा तब मालदीव को अपने जो पेट्रोल वेसल्स है या फिर शिप वगैरह है, इनको सर्विसिंग के लिए दूसरे कंट्रीज़ में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी हार्बर में उनका सर्विसिंग हो जाएगा। इसके अलावा भी राजनाथ सिंह जी ने एक कोस्ट गार्ड शिप हुडावे मालदीव को हैंड ओवर किया है और उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली जी ने इसको एक्नॉलेज करते हुए ये कहा है ये मालदीव की जो डिफेंस और सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके अलावा भी उन्होंने एक फास्ट पेट्रोल व्हीकल जो कि इंडिया मेड है और एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट और एक कोस्टल रडार सिस्टम जो कि 2022 में उनको दिया था। इसके अलावा भी अगस्त 2022 को मोहम्मद सोली और हमारे पीएम मोदी जी ने मिलके मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का सूचना किया है। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल खर्चा होगा उसका होगा कि $500 मिलियन, उसमें से 100 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया बियर करेगा और बाकी जो $400 मिलियन है वो मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से मिलेगा। इससे क्या होगा, इसमें एक 6.74 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज होगा जो कि मालदीव की जो कैपिटल है माले को नियर बाई आइलैंड विलिंगली, गुलहीफालू और थिलाफुल्सी इन तीनों के साथ कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा मालदीव की जो 50% पॉपुलेशन है उनको इन द्वीपों के साथ कनेक्टिविटी में बहुत सुविधा होगा। और ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो मालदीव में हुए आज तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी माना जाता है और ये जो चाइना की सिनामेले ब्रिज से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये। और इसके अलावा भी मालदीव में छोटे बड़े मिला के ऑलमोस्ट 34 आइलैंड्स में इंडिया का वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर कहीं पर वाटर एंड स्वेज प्रोजेक्ट्स, कहीं पर पोर्ट का निर्माण हो रहा है, कहीं पर एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, हॉस्पिटल या क्रिकेट स्टेडियम, ऐसे ही वेरियस प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये जो आप एक डिटेल्स देख रहे हो ये एक पीडीएफ है जो कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के साइट से, ऑफिशियल साइट से मिला है, जहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिखाया जा रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट इंडिया का या फिर कौन सा मिनिस्ट्री इंडिया का कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मालदीव में किया है और उसको किस टाइम पे मतलब किस साल मालदीव को हैंड ओवर किया गया है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी जब कोविड का खतरा आया था तब इंडिया ने मालदीव में वैक्सीन भेजा था, पैसा दिया था उनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए। ऐसे ही इंडिया टाइम टू टाइम मालदीव को बहुत सारा हेल्प करता आया है।
अभी दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि एक छोटा सा देश ही तो है मालदीव, उसके साथ हमारा क्या जाता है। चाइना अगर ले ले, अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो करे, अगर इसको कर्जे में डुबाना चाहता है तो डुबाए, इससे इंडिया का क्या जाता आता है। अभी दोस्तों इसका मेनली दो जवाब है। पहला, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए आप एक जगह पर एक घर खरीदते हो, उसके आजू बाजू में 5 घर है। पांचों लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो ये हेल्प करने के लिए चला आता है, वो हेल्प करने के लिए चला आता है। और दूसरा, एक सेम टाइप का लोकेशन है जहाँ पर भी आपके आजू बाजू में 5 घर है, लेकिन वहाँ पर एक घर खराब है जिसके साथ आपका हर दिन कोई ना कोई मारपीट कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। दूसरा घर के साथ भी रिलेशन बहुत खराब है, और बाकी जो 3 घर है उसके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन वो जो बाकी दोनों के साथ आपका रिलेशन खराब है, उनके साथ इन तीनों घर का रिलेशन। अब आप बोलो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से आप किस घर में रहना चाहोगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है, क्योंकि अगर आप कभी ना कभी बीमार पड़ जाए या फिर कोई आपदा आ जाए तो आपको क्या लगता है ऑप्शन बी में जो आपके आजू बाजू में 5 घर है वो आपका मदद करेंगे। और छोड़ भी दीजिए, कोई मदद भी नहीं, आप बीमार भी नहीं पड़ते, कुछ भी हो, अब क्या आप सेफ फील करोगे ऑप्शन बी वाले घर में रहने के लिए? नहीं ना। तो आप घर खरीदते वक्त या फिर रहने के, आप खुद रहने के टाइम अगर ये सब करते हो, अभी देश के लिए भी तो ऐसा ही है ना। अगर आप घर खरीदते वक्त या फिर घर में रहने के टाइम आजू बाजू के जो नेबर्स है उसके साथ रिलेशन अच्छा चाहोगे तो देश के लिए भी तो सही है ना। देश भी तो चाहेगा ना कि आजू बाजू में जो मेरा नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो। अभी दो तो है ही जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक तो हमेशा से था हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, और अभी नया चाइना आ गया है, हर रोज कुछ ना कुछ करता है। अभी तो इंडिया तो चाहेगा ना कि बाकी जो नेबरिंग कंट्री है जैसे श्रीलंका हो गया, अभी मालदीव्स हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहे। इनके ऊपर जो है चाइना या फिर पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस नहीं लगा पाए, है ना। तो इसीलिए ही मालदीव जितना भी छोटा हो, सिर्फ मालदीव भी नहीं, कोई भी नेबरिंग कंट्री कितना भी छोटा हो, उसके साथ इंडिया हमेशा रिलेशन अच्छा रखने की कोशिश करे। अब ये तो गया एक कारण। दूसरा कारण क्या है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया हमेशा नेबर फर्स्ट पॉलिसीज को अप्लाई करता है। मतलब इंडिया का कहना है अगर आपके पड़ोसी अच्छे रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप अच्छे रहोगे। अब यहाँ पर पड़ोसी कौन है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, चाइना तो है ही। अब ये इस साइड पे आपका मालदीव्स हो गया, इधर आपका श्रीलंका हो गया। इसलिए श्रीलंका में जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, श्रीलंका जब चाइनीज कर्ज के तले दब गया था, तब चाइना तो चला गया, कर्जा देके चला गया। श्रीलंका में तो सत्ता उलट पलट हो गया, प्रेसिडेंशियल अपने तो सभी ने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में लोग कैसे हल्ला करके घुस गए थे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे थे, कितना दाम बढ़ गया था, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए कुछ भी खाना वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तब चाइना कोई नहीं चाइना हेल्प करने के लिए नहीं आया। तब इंडिया जाके जहाज भर के श्रीलंका ने जरूरत की चीजें भेजा, पैसा दिया, लेकिन इंडिया ने हेल्प क्यों किया? क्योंकि इंडिया भली भांति जानता है अगर इंडिया इस टाइम पे अपने दोस्त का हेल्प नहीं करेगा, अपने नेबर का हेल्प नहीं करेगा, तो कुछ दिन बाद चाइना ही आके क्या करेगा, श्रीलंका को फिर से लोन देगा, फिर से अपने कर्जे की तले दबा देगा और कहेगा कि आप तो लोन चुका नहीं पाओगे, इसके जगह पर आप एक पोर्ट हमको दे दो, ये जगह हमको दे दो। वो इंडिया के लिए खराब है। पहले ही चाइना ऑलरेडी श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट ले चुका है 99 ईयर्स के लीज में। और वो कैसे लिया? ऐसे ही डेट ट्रैप में फंसा के पहले पैसा दिया, डेवलपमेंट काम करने के लिए बोला ले लो ले लो ले लो, पैसा ले लो, जरूरत नहीं है लौटाने का, ले लो अभी ले लो ले लो। उसके बाद जब ब्याज जमते 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 इतना हो गया, तब तो श्रीलंका के पास पैसा नहीं है लौटाने के लिए। तब चाइना बोला ठीक है पैसा नहीं है तो वो पोर्ट हमको दे दो, वो वाला हमको दे दो। ऐसे ही चाइना छोटे छोटे देशों में जाके अपना डेट ट्रैप में फंसा के करता है। श्रीलंका तो ऑलरेडी फंस चुका है, अभी इंडिया नहीं चाहता और एक देश का हालात श्रीलंका जैसा हो, इसलिए मालदीव में पहले से ही इंडिया थोड़ा कॉशस रहना चाहता है। इसलिए इंडिया आउट कैंपेन चलाने के बाद भी, इंडियन सोल्जर्स को मालदीव से बाहर निकाल देने के बात करने के बाद भी इंडिया मालदीव के साथ अपना जो रिलेशन है वो कायम रखना चाहता है।
इसलिए मोहम्मद मुइज़ू जब इलेक्शन जीतते हैं तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि इंडिया मालदीव के साथ अपना रिलेशन कायम रखना चाहता है। तो दोस्तों, चाइना मालदीव में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि मालदीव जो है वो इंडियन ओशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर स्थित है। उसके आसपास जो समुंदर है, उधर से ही चाइना का जो एनर्जी इंपोर्ट होता है वहाँ से ही जाता है। इसलिए चाइना हमेशा से चाहता है कि मालदीव में अगर जो है अपना जो दबदबा है वो अगर कायम रख सकता है तो उसका जो ट्रेड है वो आसानी से होगा। उस पर दूसरा कोई कंट्री, सोचो इंडिया ही अगर किस टाइम पे इंडिया के साथ चाइना का अगर कोई झगड़ा होता है तो ये चाइना चाहता है कि इंडिया अगर हो सकता है कि ट्रेड रोक दे अगर इंडिया का दबदबा मालदीव में ज़्यादा हो। इसलिए अपना जो ट्रेड रूट हो उसको सिक्योर करने के लिए चाइना मालदीव में अपना प्रेजेंस चाहता है। अब जैसे मोहम्मद सोली थे, उसके टाइम तो इंडिया का दबदबा मालदीव में ज़्यादा था। सोली के साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा था। सोली ऑलवेज इंडिया फर्स्ट पॉलिसीज़ को अपनाते थे। चाइना के साथ उनका उतना रिलेशन अच्छा नहीं था। इसलिए अगर सोली फिर से जीत के आएंगे तो वो चाइना के लिए दिक्कत का बात हो जाएगा। इसलिए चाइना चाहता कि मुइज़ू आए, इलेक्शन में जीत के मुइज़ू आए। अगर मुइज़ू इलेक्शन में जीत के आएंगे तो मुइज़ू तो प्रो चाइना है ही, तो उनका साथ जो चाइना का पुराना रिश्ता था वो उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इसलिए ये इलेक्शन जीतना मोहम्मद मुइज़ू और अब्दुल्ला यामीन के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, चाइना के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके चलते चाइना ने कुछ डर्टी टैक्टिक्स भी अप्लाई किए। इसलिए इलेक्शन के कुछ दिन पहले एक फेक लेटर जो कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन को खराब करने की एक कोशिश है वो नेट पे सर्कुलेट हो रहा था। इतना ही नहीं, इस लेटर को एक न्यूज़पेपर में अपने पेपर में भी छाप दिया था, जिसके चलते इंडिया ने इसको कंडेम किया है और मालदीव सरकार ने भी इसको फेक जाहिर करते हुए ये कहा है कि फ्यूचर में जो जर्नलिस्ट है वो अपना काम करने से पहले थोड़ा सतर्क होके करें। अभी जितना कहना था मैंने कह दिया। अभी आगे चलते ये देखना है कि मालदीव्स क्या करता है। अभी तो रिक्वेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को मोहम्मद मुइज़ू ने कि इंडियन सोल्जर्स को विड्रॉ करे, लेकिन इंडिया के साथ रिलेशन आगे चलते क्या होगा वो सिर्फ टाइम ही बताएगा। एम ही है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी अभी ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर रहा है। वो भी वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, जो भी ठीक ही है। अभी आगे चल के मालदीव्स अगर इंडियन सोल्जर्स को देश के बाहर कर भी दे और चाइना के साथ अपना संबंध जो है जो और भी स्ट्रॉन्ग कर भी दे, फिर भी मालदीव जो है इंडिया को एकदम अपने पॉलिसीज के बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जिसको इग्नोर करके मालदीव आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर भी ऐसे तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम बहुत कुछ कहते हैं बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट होने के बाद वो जब देखते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, इसको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिला सकते, उसको वो नहीं कर सकते, तब जाके अपने पॉलिसीज चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी देख सकते हैं। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो जब अपना पॉलिटिकल प्रचार कर रहे थे, अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, तब वो बोल रहे थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन के आऊँगा तो इंडिया में ह्यूमन राइट्स के बारे में ये करूँगा वो करूँगा, सीए को लेके ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन प्रेसिडेंट आने होने के बाद उन्होंने देखा कि इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया को गुस्सा क्यों दिलाए। इंडिया का मार्केट अगर हाथ से निकल गया तो हमारे देश में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ पर बेचूंगा। इसलिए उन्होंने अपना पॉलिसी एडजस्ट कर लिया। अब आशा करते हैं ये सिर्फ बाइडेन को लेके नहीं है, दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भी प्रेसिडेंट हो वो भी ऐसा ही करेंगे। उन्हें अल्टीमेटली अपने देश के सामने अपना इमेज को बजाय रखना है, अपने पॉलिटिकल करियर को जो है वो ठीक रखना है। अभी इसको देख के मोहम्मद मुइज़ू भी बाद में समझ जाएंगे कि इंडिया को तो एकदम आउटसाइड करके सिर्फ चाइना को लेकर हम नहीं चल सकते, इंडिया और चाइना के बीच एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। वो क्या होगा नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा। अभी तो 17 नवंबर को ही सिर्फ उन्होंने शपथ ग्रहण करके अपना प्रेसिडेंटशिप संभाला है। अभी तो सामने जाके जितना अपडेट आएगा वो मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा भी नया लगा हो तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको बेहतर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।